वेलकम टू अनीस सर ऑफिशियल। काफ़ी बच्चों की शिकायत थी कि आप सिर्फ थ्योरी डाल रहे हैं, क्वेश्चन नहीं डालते, तो हम लेके आए हैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए। आज जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं ये है यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसका कि हम थ्योरी कर चुके हैं। उसी के लिए ज़्यादा सवाल नहीं, हम कुछ अच्छे अच्छे सवाल लेके आए हैं जिसमें से 20 हम अभी ऑब्जेक्टिव करेंगे और इसके बाद सब्जेक्टिव करेंगे। 10 सब्जेक्टिव भी कर लेंगे ताकि दोनों बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो जाइए, नीट वालों के लिए भी और जेई वालों के लिए भी। ठीक है, सवाल का लेवल जेई मेन का रहेगा, है ना, थोड़ा उससे ज़्यादा है थोड़ा कम, हम उसी के आसपास लेके रखें। और ऐसा नहीं कि सवाल हम बनाए, कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, हम बस उसको अपने तरीके से अरेंज किए। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल का वही है, हम जब सवाल आपको देंगे तो आपको क्या करना है, स्क्रीन को पहले पॉज कर लेना है, सवाल पढ़ लेना है, उसके बाद आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो हम हट जाते हैं और आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए। बार बार आप ये काम कर लीजिए, हम सवाल शुरू करने से पहले ये काम करेंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। इफ x इक्वल टू 80 plus bt square, where x is the distance traveled by the body in kilometers, where t is the time in seconds, देन यूनिट ऑफ बी इच। एक्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के साथ साथ इसका यूनिट बताया कि क्या है, ये किलोमीटर में है। जबकि टी के बारे में बताया गया कि ये टाइम है ना, और जिसका यूनिट सेकंड में है। तो हमको बी का यूनिट चाहिए, है ना। अब फिजिकल रिलेशन के बारे में आपको मालूम है कि फिजिकल रिलेशन में चाहे जितने भी टर्म हो, अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल, सारे टर्म के यूनिट और सारे टर्म के डायमेंशन सेम होंगे, चाहे वो टर्म LHS में हो चाहे वो टर्म RHS में हो, है ना। तो इसमें सिंपल हम दिमाग क्या लगाएंगे कि जो x का यूनिट होगा वही यूनिट किसके बराबर होगा, BT स्क्वायर के यूनिट के बराबर होगा। x का यूनिट क्या है, x का यूनिट है किलोमीटर, और इसके बराबर b का यूनिट चाहिए इनटू टी स्क्वायर है, तो t का यूनिट क्या है, t का यूनिट सेकंड है, तो सेकंड का स्क्वायर। यहाँ से सिंपल हम सॉल्व करेंगे तो यूनिट जो आएगा b का, वो सॉल्व करके आ जाएगा किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से आपका सी आंसर हो जाएगा। ओके, फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोग आराम से इसको पहले पढ़ लो ध्यान से, क्या है ये सवाल, है ना, उसके बाद हम इसको बनाएंगे। ओके, पढ़ लिए, अच्छे से पढ़िए। तरीका वही, बार बार आप स्क्रीन को आराम से पॉज कर लो, सवाल पढ़ लो। हम उतना देर तो वेट करेंगे नहीं, काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी ना, है ना। तो आप क्या करोगे, आराम से स्क्रीन पॉज करो, पढ़ो, और हम फिर इसके बाद जस्ट सोल्व कर देंगे। ओके, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। अ मेटल सैंपल कैरिंग ए करेंट along x axis with density Jx, is subjected to a magnetic field Bz, मैग्नेटिक फील्ड Bz, और डेंसिटी कितनी है, Jx। ओके, along z axis the electric field Ey developing by axis is directly proportional to Jx as well as Bz। इसमें बस लास्ट लाइन यहाँ से पढ़ लो कि जो ये आपका वाई एक्सिस की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, जो वाई एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Jx के। Jx का मतलब क्या है, Jx का मतलब है कि जो करंट डेंसिटी है x एक्सिस के अलोंग उसके, और साथ साथ एक और चीज है उसके भी प्रोपोर्शनल है, तो उसको हम लिख लेते हैं ऐसे Bz। ठीक, जब यहां से आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो निकल के आएगा Ey इक्वल टू के Jx Bz। ओके, अब यहाँ क्या है, देखो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया उसी का हमको ऐसा यूनिट बताना है। अब देखो इसका बड़ा आसान सा तरीका अगर आप दिमाग लगाओ तो आप सब जानते हैं या जान जाओगे, अभी तो ज़्यादा कुछ है नहीं, ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा है जो पहले से, उन बच्चों के लिए अच्छा है जो पहले से कुछ ना कुछ फार्मूला जानते हैं। C इक्वल टू क्या है, C माने स्पीड ऑफ लाइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को अगर हम डिवाइड करते हैं तो C आता है। अब कुल मिला के बात ये क्या है, ये स्पीड है। स्पीड है तो इसका जो यूनिट आएगा, स्पीड का यूनिट क्या आएगा,
स्पीड का यूनिट आता है मीटर पर सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब देखो यहां से अगर हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं तो k की वैल्यू कितनी, k की वैल्यू e बाय डिवाइडेड बाय बी जेड और इनटू साथ में jx। ठीक है, एकदम आसान है, परेशान मत होना। ई बाई और बी जेड का रेशियो तो सी के बराबर हो गया, तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, इसका यूनिट बना मीटर पर सेकेंड। और करंट डेंसिटी को हम सब कैसे डिफाइन करते हैं, करंट डेंसिटी को डिफाइन करते हैं करंट जितना फ्लो होगा किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से, उसके नॉर्मल, वो तो बाद की बात है, अभी फिलहाल ये है ना। तो करंट का क्या लिखते हैं यूनिट, एम्पियर, और एरिया का क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। इसको वहां पे ले जाकर रख दीजिए, है ना। देखो फॉर्मूला तो ढेर सारा है फिजिक्स के अंदर, फॉर्मूला तो ढेर सारा है फिजिक्स के अंदर, लेकिन हम वो इस्तेमाल करेंगे जिस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने के बाद सवाल जल्दी बने। फालतू का घूम घूम के, हाँ कभी मजबूरी है तब तो फिर करना पड़ेगा, लेकिन आसान सवाल में ज़्यादा लंबा चौड़ा दिमाग नहीं लगाना। तो ये हो गया आपका, यहाँ रख देते हैं जे एक्स के जगह क्या, एम्पियर, और मीटर स्क्वायर चला जाता है ऊपर, है ना। तो देखो ये क्या बन गया, ये बन गया के का यूनिट मीटर क्यूब पर एम्पियर इंटू सेकेंड, या सेकेंड इंटू एम्पियर, जो आप बोलो। ये आपका हो गया मीटर क्यूब पर एम्पियर इंटू सेकेंड। कौन सा हो गया, ये ऑप्शन बी वाला, है ना। देखो मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय एम्पियर इंटू सेकेंड। क्लियर है, ओके। सवाल को पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मेजर्ड बाय द रिलेशन म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, ओके, इज फाउंड टू हैव वैल्यूज ऑफ 1.34, 1.38, 1.32 and 1.36. The mean value of refractive index with percentage error। देखो यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है, सबसे पहली बात कि आपको परसेंटेज एरर का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मीन के बारे में आना चाहिए, दो चीज अगर आपको आता है तो आप आसानी से बना लीजिएगा। अच्छा, ये 4 नंबर है, क्या आप इसका मीन नहीं निकाल लोगे, इजिली से निकाल लोगे? चलो निकालते हैं। अगर स्पेस नहीं रहेगा तो हम दूसरे पेज पे चले जाएंगे, लेकिन चलो हम यहाँ निकाल देते हैं, क्यों दूसरे पेज पे जाएं। अगर हम इसका मीन निकालें तो ऐसे ही जोड़ लो ना, देखो 1 1 1 1 4 हो गया, 34 और 36 70 हो गया, 38 32 70, तो 70 प्लस 70 140, ये टोटल आ जाएगा, ऐड करके ये आ जाएगा 5.40, है ना, ये आ जाएगा। आप करके देख लेना, थोड़ा सा हमारा वो आदत है तो हम कर लेते हैं। 4 है टोटल, 1 2 3 4, 4 नंबर से, तो डिवाइडेड बाय 4। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.35 आ जाएगा ये, हाँ सही है। तो हमारा मीन आ गया, जो भी है म्यू का जो मीन वैल्यू आया, ये आ गया हमारा 1.35, ठीक। अच्छा, अब एरर की बात करते हैं। एरर की मतलब डेल्टा म्यू, ठीक है। डेल्टा म्यू की निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको परसेंटेज एरर का अगर फॉर्मूला किसी के दिमाग के अंदर हो तो सोच के देखो। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता था, डेल्टा ई डिवाइडेड बाय ई इंटू 100। यहाँ म्यू में हम एरर निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, डेल्टा म्यू डिवाइडेड बाय म्यू इंटू 100, ये करना पड़ेगा। तो देखो डेल्टा म्यू तो यहाँ से निकालेंगे। डेल्टा म्यू कैसे, अगर 1.35 है तो 1.34 से कितना, अच्छा एरर में बस ध्यान देना कितना ज्यादा है कितना कम है, एब्सोल्यूट एरर में 1.34 है, यहाँ पे है 1.35, तो कितना आएगा शुरुआत में, सब्सट्रैक्ट करके निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा 0.01, ये आ जाएगा, बढ़िया। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, रुको, यहां सोल्व कर लेंगे, ठीक, ओके। ध्यान से देखो, डेल्टा म्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4 नंबर हैं तो डेल्टा म्यू 1 प्लस डेल्टा म्यू 2, वहां पे ए लिखते थे, है ना, याद होगा आपको, प्लस डेल्टा म्यू 3 प्लस डेल्टा म्यू 4, और 4 नंबर है तो डिवाइडेड बाय 4, ये करना पड़ेगा आपको। चलिए, इस नंबर से इसका डिफरेंस कितना आएगा, इस नंबर से इसका डिफरेंस आएगा 0.01,
बढ़िया। दूसरा वाला जो नंबर है यहाँ पे 35, यहाँ पे 38, तो इसका डिफरेंस आएगा 0.03। बढ़िया। तीसरा तीसरा नंबर है 1 पॉइंट, यहाँ पे 32, यहाँ पे 1.35, डिफरेंस कितना आएगा 0.03 प्लस यह है 36, यहाँ पे 35, तो 0.01 डिवाइडेड बाय 4। नेट कितना निकल के आ जाएगा, ये नेट निकल के आ जाएगा 3 3 6 2 8, 0.08 और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो बन जाएगा 0.02। ये बन गया। अब क्या है, अब आपको निकालना है एरर। एरर कैसे निकलेगा, ध्यान से देख। अच्छा ये निकला क्या, ये ध्यान से देखना, ये निकला डेल्टा म्यू। अब परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज अगर हम निकालते हैं म्यू में एरर तो कितना निकल जाएगा, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर हो जाएगा डेल्टा म्यू बाय म्यू इंटू 100। तो डेल्टा म्यू की वैल्यू 0.02, म्यू की वैल्यू, म्यू मीन की वैल्यू 1.35 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये तो कट जाएगा 0 0, 25 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 5 से 5 2 10, 5 7 35, मतलब ये 40/27। सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, एक बार लगेगा, फिर 4 बार, फिर 8 बार, 1.48% ही आ जाएगा, है ना। तो जब आपको टोटल लिखना है परसेंट में तो क्या लिखोगे, ध्यान से देखो आंसर। एक तो ये हो गया 1.35 और वहां निकल के आया वो परसेंटेज 1.48, ये हो गया। देखिए ये वाला 1.35 प्लस 1.48%, प्लस माइनस, वो एरर में प्लस माइनस दोनों लिखा था इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा सवाल। राइट द डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी इन द रिलेशन E इक्वल टू b minus x square divided by 80, where E is the energy, x is the displacement and t is the time। आपको निकालना है किसका डायमेंशन, आपको निकालना है a इंटू बी का डायमेंशन, है ना, a इंटू बी का डायमेंशन। अच्छा चलो बढ़िया है। अच्छा सबसे पहली बात, b का डायमेंशन आप इजीली निकाल सकते हो यहाँ से। कैसे निकल के आएगा b का डायमेंशन, b का डायमेंशन देखो निकालो, जो एक्स स्क्वायर का डायमेंशन, देखो होमोजेनिटी प्रिंसिपल को ध्यान से समझना, जहां कहीं दो चीज जोड़ा हुआ हो, घटाया हुआ हो, समझो कि आपको सेम डायमेंशन और सेम यूनिट है तभी हम जोड़ या घटा रहे हैं, तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स स्क्वायर का डायमेंशन होगा वही बी का डायमेंशन होगा। तो बी का तो डायमेंशन इस तरह से साफ पता चल गया कि बी का डायमेंशन है, एक्स अगर डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है तो इसके लिए हम लिख लेते हैं एल स्क्वायर। बी का डायमेंशन क्या निकल के आ गया, एल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखो इस पार्ट को, हमको चाहिए ए टी का डायमेंशन, सॉरी ए का डायमेंशन हमको चाहिए, तो ए का डायमेंशन को हम क्या लिखेंगे, ए का डायमेंशन को हम लिखेंगे डायमेंशन जो होगा हमारा b माइनस एक्स स्क्वायर का, उसका डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा e इंटू टी का डायमेंशन। यहाँ से निकाल लिए, वैल्यू बड़ी आसान है, यहाँ से रख के इधर हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं, आप देख लीजिए। ठीक, क्या होगा, b माइनस एक्स स्क्वायर का तो वही हो जाएगा एल स्क्वायर, है ना, b माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। चलो तो हम डायमेंशन ए का जब निकालेंगे तो ऊपर में लिखेंगे एल स्क्वायर L2 और नीचे E इंटू टी। ई का डायमेंशन क्या, एनर्जी है, तो ml2 t माइनस 2 और एक और t आ जाएगा, है ना, तो इसी को हम कर दे रहे हैं t का -1। ओके, अब a इंटू बी पूछा तो a इंटू बी का डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a का डायमेंशन आया l का 2 डिवाइडेड बाय m l का पावर 2 t का पावर -1। काट भी सकते थे लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इंटू एल स्क्वायर। एल एक एल स्क्वायर से एल स्क्वायर काट देते हैं, बाकी जो बचा यही इसका डायमेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m ऊपर जाएगा तो m का पावर -1, l ऑलरेडी पहले से है 2 और t ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t। कौन सा हुआ, ये हो गया आपका ये वाला, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन ध्यान से फिर से वही, सिर्फ पढ़ना है ध्यान से और कुछ नहीं। एक रिलेशन है P इक्वल टू अल्फा
बाई बीटा into e to the power minus alpha z divided by k theta, where p is the pressure, j is the distance, k is the Boltzmann constant and theta is the temperature. The dimensional formula of beta will be. ट्राई कीजिए, सवाल को पहले ध्यान से पढ़िए। पढ़ लिए होंगे? चलिए थोड़ा जगह बना लेते हैं। सबसे पहली बात, ई का पावर जो कुछ भी हो उसके डायमेंशन को हम कांस्टेंट के डायमेंशन की तरह ट्रीट करें, है ना। मतलब जो भी वहाँ क्वांटिटी है उसको हम डायमेंशन लेस समझे। तो सबसे पहली बात कि यहाँ जो अल्फा जेड डिवाइडेड बाय अल्फा जेड डिवाइडेड बाय के थीटा दिख रहा है, इसका डायमेंशन क्या होगा? ये डायमेंशन लेस है, ना इसमें m है, ना l है, ना t है, कुछ नहीं है। तो m0 l0 t0। ओके, अब यहाँ k थीटा को समझिए। k क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। आप लोग आइडल गैस इक्वेशन पढ़े होंगे, उसमें एक तो फॉर्म ये वाला मिलता है pv इक्वल टू nRT, और एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में मिलता है। ये क्या लिखते हैं? pv इक्वल टू n माने नंबर ऑफ मोलिक्यूल इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर T। यहाँ पे टेम्परेचर को थीटा लिखा गया था, हम टेम्परेचर को थीटा लिख देते हैं, ठीक है। हम टेम्परेचर को थीटा लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका तो कुछ है नहीं डायमेंशन, इसको भूल जाइए। जो के थीटा का डायमेंशन है वो किसके बराबर होगा? पी इंटू वी। पी इंटू वी क्या है? ये वर्क है या एनर्जी, उसके डायमेंशन के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि के थीटा का डायमेंशन वर्क या एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, और जेड के बारे में लिखा है कि डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है ना। जेड क्या है यहाँ पे देख लीजिए, डिस्टेंस है। तो जब अल्फा का आप डायमेंशन यहाँ से निकालोगे तो ये इधर तो है नहीं, के थीटा इधर चला जाएगा। इसका मतलब के थीटा डिवाइडेड बाय जेड, इसके डायमेंशन के बराबर हमारा अल्फा का डायमेंशन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख दें हम? के थीटा का डायमेंशन पीबी के बराबर, यहाँ हम लिख देते हैं के थीटा का डायमेंशन पीबी के बराबर, और नीचे जेड है तो बटा जेड, ठीक। और पीबी का क्या लिख देते हैं? एनर्जी है तो ml2 t-2, और नीचे जेड डिस्टेंस है तो इसको एक एल से लिख देते हैं, एक एल कैंसिल। ये कैलकुलेट करके आ गया हमारा ml-t-2, ml-t-2। अच्छा, अब बीटा निकालते हैं। बीटा कैसे निकलेगा? अब ये तो जो भी पार्ट इधर आपको दिख रहा है ये डायमेंशनलेस है, तो जो प्रेशर का डायमेंशन होगा ये अल्फा का डायमेंशन डिवाइडेड बाय बीटा के डायमेंशन के बराबर होगा। मतलब अगर हमको बीटा का डायमेंशन चाहिए तो हम इसको क्या लिख दें? हम इसको लिख दें प्रेशर का, सॉरी, इसको हम लिख देंगे अल्फा का डायमेंशन डिवाइडेड बाय प्रेशर का डायमेंशन, है ना। और अल्फा का डायमेंशन तो हम निकाल चुके हैं, हालांकि वो 4 से आपको दिख रहा है ना। ml-t-2 प्रेशर का हम जानते हैं, ml-1t-2, m से m कैंसिल, t-2 से t-2 कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा? l का पावर 2। मतलब m भी 0, t भी 0, l का पावर 2। यहाँ दिख रहा है आपको, देखिए ये है m0 l0, सॉरी m0 l2 और t का पावर 0। ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए ध्यान से पढ़े क्वेश्चन। क्या है ये? इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स द फंडामेंटल क्वांटिटीज मास, लेंथ एंड टाइम आर रिप्लेस्ड बाय एक्सेलरेशन a, डेंसिटी rho, फ्रीक्वेंसी f, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम। देखो इसमें एक तो होता है जुगाड़ लगाते रहो इधर से उधर, लेकिन सबसे बढ़िया है कि आप चुपचाप मान लो जो सवाल के अंदर गिवन है ना। चलिए देखिए, सिंपल सी बात है। अगर हम ये मान लें
कि फोर्स जो है हमारा डिपेंड करता है, ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, फोर्स डिपेंड करता है किसके किसके ऊपर, तो एफ इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है वो, एक्सेलरेशन, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। किसका पावर क्या है नहीं मालूम, तो हम एक का पावर एक्स, डेंसिटी का पावर वाई और फ्रीक्वेंसी का पावर जेड मान लेते हैं और सिंपल डायमेंशन इक्वेट कर देंगे, काम बन जाएगा। चलिए देखिए, फोर्स को क्या लिख दें, एम एल टी माइनस टू, ठीक है, इसका डायमेंशन। और इस साइड का डायमेंशन हम क्या लिखेंगे, तो पहले समझो इसको ध्यान से, क्या है ये, ए एक्सेलरेशन है, तो इसका लिखते हैं एल टी माइनस टू, इसका पावर एक्स। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, तो एम एल माइनस थ्री और इसका पावर बाय। फ्रीक्वेंसी को लिख देते हैं टी माइनस वन और इसका पावर जेड। सिंपल। अगर आप इसको देखो तो क्या है ये, m का पावर देखा जाए तो यहाँ पे y है, l का पावर यहाँ पे x है और यहाँ पे माइनस थ्री वाई है, तो x माइनस थ्री वाई। t का पावर यहाँ पे माइनस टू एक्स और यहाँ पे हो गया माइनस जेड। सिंपल, इक्वेट कर देते हैं तो क्या होगा, y और यहाँ m का पावर पहले अगर आप इक्वेट करते हो तो LHS में 1 है, वहाँ y है, तो y की वैल्यू निकल के आ गई 1। x माइनस थ्री वाई, इसका वैल्यू 1 के बराबर है, तो यहाँ y का वैल्यू 1 रख देते हैं, 1 रख देंगे तो हो जाएगा माइनस थ्री, उधर जाएगा 4, x इक्वल टू 4। और इसी तरह से यहाँ जब x इक्वल टू 4 रखेंगे इस इक्वेशन में, माने 2x माइनस 2x माइनस जेड इक्वल टू माइनस 2, टी का इक्वेट कर दिए, 4 रख देते हैं इसका, तो ये हो जाएगा माइनस 8 बन जाएगा, माइनस जेड इक्वल टू माइनस 2। जेड यहाँ से सॉल्व करके लेके आ जाएंगे, तो निकल के आ जाएगा माइनस 6। मतलब क्या हो गया हमारा, मतलब क्या हुआ, a का पावर x माने 4, डेंसिटी का पावर रो की पावर y माने 1 और फ्रीक्वेंसी की पावर z मतलब माइनस 6। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। a का 4, ओके, डेंसिटी का 1, ओके, इन दोनों में है। अब बचा f का पावर, f का पावर हो गया हमारा f का पावर माइनस 6, f का पावर माइनस 6। कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन हो गया बी, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक फॉर्मूला गिवन है ना, P इक्वल टू बी बाई ए रूट अंडर 1 प्लस के थीटा टी क्यूब डिवाइडेड बाई एम ए, जहां सबके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, वेयर P इज प्रेशर, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट्स, थीटा इज टेम्परेचर, T इज टाइम, A एंड B आर कांस्टेंट, ठीक है। और हमको पूछा जा रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला बताओ अब कि B का किसके बराबर होगा, है ना। चलिए निकाल के देखते हैं। सबसे पहली बात फिर से वही, जब भी कभी कोई क्वांटिटी ऐड की गई हो या सब्सट्रैक्ट की गई हो, तो अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल उस पूरे अलग अलग जो टर्म रहेंगे, मतलब इसको ऐसे समझिए कि अगर ऐड किया गया है तो सेम क्वांटिटी ही ऐड की गई होगी, है ना, सेम यूनिट रखने वाले क्वांटिटी या सेम डायमेंशन। यहाँ देखिए 1 के साथ ऐड किया गया है इस पार्ट को, के थीटा बाई टी क्यूब। इसका मतलब क्या है, 1 एक नंबर है ना, 1 नंबर है तो वो डायमेंशन लेस होगा। अगर 1 डायमेंशन लेस है तो इसके साथ जो ऐड किया गया वो भी डायमेंशन लेस होगा। इसका मतलब कि अगर हम इसको सोल्व करें तो के थीटा टी क्यूब डिवाइडेड बाय एम ए, है ना, इक्वल टू कांस्टेंट डायमेंशन लेस, हम लिख देते हैं m0 l0 और t का पावर। a का डायमेंशन किसके बराबर आएगा, a का डायमेंशन आएगा के थीटा टी क्यूब, इसका डायमेंशन,
और डिवाइडेड बाय मास का डायमेंशन निकाल लेते हैं। निकाल लेते हैं के थीटा, ये तो हो जाएगा गैस आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से पीवी के बराबर, मतलब एनर्जी के बराबर, तो इसका डायमेंशन लिख देते हैं ml2 T-2। ओके, इसके बाद है साइड में T3, तो इसका हम लिख देते हैं T का पावर 3 डिवाइडेड बाय मास, तो ये लिख दिए m से m कैंसिल, इसका डायमेंशन निकल के आ गया, इसका डायमेंशन निकल के आ गया m का पावर 0, m है ही नहीं, l का 2 और t इसको सॉल्व करेंगे तो t, ये आ गया हमारा a का डायमेंशन। ठीक, अब रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी आपको दिख रहा है ये 1 प्लस के थीटा टी क्यूब, अब देखो के थीटा टी क्यूब डिवाइडेड बाय m, इसको भी हम किसके डायमेंशन के बराबर रखे थे, इसका डायमेंशन 1 के डायमेंशन के बराबर, इसका मतलब अंदर जो कुछ भी है ये डायमेंशन लेस है ना। अगर ये डायमेंशन लेस है तो सीधा सीधा P का डायमेंशन यानी प्रेशर का डायमेंशन B बाई A के डायमेंशन के बराबर, और यहाँ से अगर हम B का डायमेंशन सोचे तो क्या होगा, प्रेशर इंटू A के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा ना, प्रेशर इंटू A के बराबर। तो B का डायमेंशन हम यहाँ से निकाल लेते हैं प्रेशर इंटू A। तो प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर का फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब m L-1 T-2, ये हो गया प्रेशर। और A का अभी तुरंत निकाले हैं, m को नहीं लिख रहे हैं, सीधा सीधा लिख देते हैं L का 2 और T। इसको जब सॉल्व करेंगे तो B का जो डायमेंशन आएगा, B का डायमेंशन हो जाएगा m, L यहाँ पे है 2, यहाँ पे 1, तो L, और T का पावर यहाँ -2, यहाँ T, तो यहाँ T का पावर -1। ठीक है, M L T का पावर -1 चेक कर लेते हैं। B का डायमेंशन M L T -1, M L T -1 किसके बराबर हो जाएगा, ये लीनियर मोमेंटम के डायमेंशन के बराबर, ये लीनियर मोमेंटम के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं, है ना। मास इंटू वेलोसिटी mlt -1, है ना, यही हो जाएगा। चलिए, ये हो गया हमारा ऑप्शन डी। चले आगे करते हैं कि सवाल पढ़ लिए होंगे, हम भी पढ़ लेते हैं एक बार। द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैज द डिफरेंट डायमेंशंस इज रेनॉल्ड्स नंबर एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रेनॉल्ड्स नंबर एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, Curie and frequency of a light wave, latent heat and gravitational potential, and ऑप्शन डी में है प्लांक्स कांस्टेंट एंड टॉर्क। ओके, देखो आपको इसमें से बताना है कि जो पेयर दिया हुआ है दो का, इसमें से कौन है जो दो पेयर का डायमेंशन डिफरेंट है ना। चलिए, सबसे पहली बात हम करते हैं इसकी। रेनॉल्ड्स नंबर ये क्या होता है, ये होता है लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो ये भी शायद दोनों स्ट्रेन का रेशियो है, तो ये डायमेंशन लेस है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये भी आप जानते हैं, इक्वल टू हम सब लिखते हैं म्यू इनटू एन, तो म्यू की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, एफ बाई एन, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल का रेशियो, तो ये भी डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों डायमेंशन लेस है, तो डायमेंशन लेस भी दोनों है, तो दोनों का डायमेंशन सेम ही हुआ ना। रेनॉल्ड्स नंबर भी डायमेंशन लेस और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी डायमेंशन लेस, तो ये तो है नहीं बराबर। क्यूरी और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव, फ्रीक्वेंसी का टी का पावर -1, और ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम, एक्चुअली अभी हमको लॉ याद नहीं आ रहा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, तो इसका भी टी का पावर -1 ही आता है ना। उसके बाद लेटेंट हीट एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, लेटेंट हीट को क्या लिखते हैं, L इक्वल टू हम लिखते हैं Q बाई M, है ना। और Q क्या है, एनर्जी है या वर्क है, तो ये वर्क बाय मास हो जाता है। इसी तरह से जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालते हैं तो ये भी क्या होता है, वर्क डन ऑन यूनिट मास, तो हीट का और वर्क का, एनर्जी का, सबका तो सेम ही होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो यूनिट हुआ वही लेटेंट हीट का भी हो गया, तो इसका भी डायमेंशन सेम ही हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा प्लांक्स कांस्टेंट एंड टॉर्क,
प्लांक्स कांस्टेंट का हम क्या लिखते हैं, E इक्वल टू एच न्यू, है ना, या एच बाई टी टाइम पीरियड के टर्म में, और एच इक्वल टू लिखते हैं E इंटू टी, है ना, E इंटू टी, एनर्जी इंटू टाइम। और टॉर्क का क्या होता है, टॉर्क का हो जाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर यानी वर्क के बराबर। तो यहाँ वर्क है एनर्जी, और ये क्या है, एनर्जी में एक टाइम मल्टीप्लाई हुआ है तो आया, तो इन दोनों का डायमेंशन बराबर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। अपने हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, काफी टाइम ले लिए बनाने में, नहीं, चलिए थोड़ा समझाने में समय देना जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा ना, सिर्फ हमारे बोलने से और हमारे कर देने से क्या होगा, आपके दिमाग के अंदर भी तो जाना चाहिए। ये सवाल भी आसान ही है, हम पढ़ लेते हैं एक बार, आप भी पढ़िए। फोर्स एफ इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम टी एंड डिस्टेंस एक्स बाय एफ इक्वल टू ए साइन सी टी प्लस बी कॉस डी एक्स, देन डायमेंशन ऑफ ए बाई बी एंड सी बाई डी आर। देखो, इतना तो आप समझो सबसे पहले कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे साइन सी टी कॉस डी एक्स, तो ये साइन थीटा ये एंगल जैसा है ना, तो एंगल का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है एंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर हम निकालेंगे सी का डायमेंशन, तो सी का डायमेंशन आएगा, मतलब डायमेंशन लेस ऊपर है तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो, और डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा इसका टी, मतलब टी का पावर -1। इसी तरह से dx का डायमेंशन भी डायमेंशन लेस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से जब हम d का निकालेंगे डायमेंशन, तो d का आएगा इस तरीके से m0 l0 t0 तो ऊपर आएगा ही, नीचे आ जाएगा l, तो इसका हम लिख सकते हैं l का पावर -1। ये हो गया हमारा c और d। अब बचा a, जब ये साइन थीटा डायमेंशन लेस, इधर कॉस थीटा डायमेंशन लेस, तो अब बचा क्या, a प्लस b, मतलब जो a का डायमेंशन वही b का डायमेंशन और वही फोर्स का डायमेंशन। तो a बाई बी का डायमेंशन m का 0, l का 0 और t का 0। अच्छा, c बाई डी तो यहाँ निकाल लेते हैं, c बाई डी का डायमेंशन जब निकालेंगे तो क्या होगा, c का है t का पावर -1 और नीचे हो जाएगा l का पावर -1। इस तरीके से l ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा lt -1, और इसी को हम सब लिख सकते हैं m का 0 l t का पावर -1। मैच कर लीजिए कौन सा हुआ, a बाई बी का डायमेंशन हो गया m0 l0 t0, तो यहाँ देख लीजिए m0 l0 t0 यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, दो ऑप्शन में। और c बाई डी का निकला m0 l t -1, m0 l t -1, यहाँ मिल गया ऑप्शन, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। ओके, ध्यान से पढ़े। The respective number of significant figures for the numbers 23.023, 0.003 and 2.1 into 10 to the power -3 are। आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताना, देखो सिंपल सा कुछ कुछ रूल था, हम आपको बता दे रहे हैं कहाँ कौन सा रूल काम करेगा। यहाँ सिंपल था कि जितने भी नंबर है जो नॉन जीरो है वो सब सिग्निफिकेंट होंगे, कोई बात नहीं। यहाँ 4 सिग्निफिकेंट हो गए, ये चारों। उसके अलावा अगर कोई जीरो आएंगे नॉन जीरो डिजिट के बीच में तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, तो इसमें कितने हो गए, 5। बढ़िया, अच्छा। उसके बाद अगर डेसिमल नंबर है ना, 1 से छोटा नंबर है, तो किसी भी नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने सारे जीरो हैं सब के सब क्या हो जाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। यहाँ कितने, आगे वाले का कोई मतलब है नहीं, तो 1 हो गए, बढ़िया। उसके बाद यहाँ वही 10 के टर्म में लिखा हुआ है, 10 के पावर के टर्म में, तो ऑर्डर बताया है ना कि मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है कितना छोटा है। ये ऐसे आप इसको ऐसे समझो, इसको नीचे लेके आओगे तो क्या होगा, नीचे लेके आओगे तो ये हो जाएगा 1000, और 1000 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल से लेफ्ट शिफ्ट करेगा, और लेफ्ट साइड कितना भी जीरो हो नॉन डिजिट के पहले कोई मतलब नहीं है ना। और इसको ऐसे समझो, चाहे वो डेसिमल का नंबर हो चाहे कुछ भी हो, डेसिमल के प्लेस से कोई मतलब ही नहीं, कहीं पे लेफ्ट साइड जितना भी आ रहा नॉन जीरो डिजिट के पहले वो सब के सब सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो सिंपल इसका कितना हो गया, 2, खत्म। तो ये 5 1 2 साफ दिख रहा है। चलिए।